नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, चाहे सियासत के मोर्चे की हो या फिर सुरक्षा के मोर्चे की, दिखाएंगे आपको। 4 बड़ी खबरें कौन सी है लाख टके की बात में, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज सबसे पहले हम जिस खबर की बात करेंगे वो दरअसल में यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर है। किस तरीके की तैयारियां पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, क्या कुछ तस्वीर समझाएंगे आपको। इसके साथ ही हम बात करेंगे पंजाब की, जहां लुधियाना में अदालत में धमाका हुआ है और धमाके के बाद सियासी बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। जो तीसरी बड़ी खबर है वो दरअसल में टारगेट किलिंग को लेकर है, जिसमें गुस्से में पूरा देश यहां पर नजर आ रहा है। और जो चौथी बड़ी खबर लाख टके की बात में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो दरअसल में मुंबई से जुड़ी है। अगर आप मुंबई में रहते हैं, सड़क पर सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। क्या है खबर, दिखाएंगे आपको। ये 4 खबरें लाख टके की बात में दिखाएंगे आपको विस्तार से। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा आबादी वाला सूबा है। उत्तर प्रदेश जब अंगड़ाई लेता है तो हिंदुस्तान की सियासत को बड़ा संदेश जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले फाइनल से पहले 2022 के सेमीफाइनल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस चुनाव में अग्नि परीक्षा सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नहीं, बल्कि पीएम मोदी के लिए भी यह साख की लड़ाई है। यूपी में जीत हासिल करना है तो पूर्वांचल में फतेह जरूरी है। पूर्वांचल के किले पर फतेह के लिए पीएम मोदी फुल प्रूफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। और क्या है यह रणनीति, बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। जैव गवाममध्ये वसाम्यहम्। देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। यूपी 2022 का महादंगल हिंदुस्तान की जमहूरियत के जश्न का एक ऐसा पड़ाव है, लोकतंत्र का ऐसा समुद्र मंथन है, जिसके जरिए 2022 के आगे 2024 तक की सियासी किस्मत तय होने वाली है। इसके केंद्र में विकास का काशी मॉडल है, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है, मोदी योगी की जोड़ी की साख है और 2017 की तरह पूर्वांचल में जीत की बड़ी बिसात है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 दिन के अंदर दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आए हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की सियासी पिच पर सटीक कदम उठा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। वाराणसी के करीखियाओं में नरेंद्र मोदी ने गाय और गोधन का मुद्दा उठाया। गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय और गोधन की बात यूं ही नहीं की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत के विकास का मॉडल है, तो गाय और गोधन का विकास हिंदू आस्था का प्रतीक है। पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी धर्म और आधुनिक विकास के तालमेल का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। काशी और पूर्वांचल के विकास के लिए सीएम योगी उनकी जयकारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है। पूर्वांचल में योगी मोदी की जोड़ी की साख की लड़ाई है। इसी महीने पीएम 5वीं बार पूर्वांचल के दौरे पर आए हैं। सबसे पहले 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर का दौरा किया था। इसके बाद 11 दिसंबर को वो बलरामपुर गए थे। 13 से 14 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर आए थे। 21 दिसंबर को वो प्रयागराज गए थे। 23 दिसंबर को वो फिर वाराणसी आए। विकास के मुद्दों के साथ वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है। पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी की मेहनत को पूरा देश देख रहा है
और मेहनत हो भी क्यों नहीं, आखिर 142 सीटों का सवाल है। लेकिन क्या पीएम मिशन पूर्वांचल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? पूर्वांचल पर पीएम का ज्यादा फोकस क्या मास्टर स्ट्रोक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी में जो लीडरशिप है उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो अपोजिशन में एक भी लीडर ताकतवर नहीं है, लिहाजा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बीजेपी को ज्यादा लगता है। आस्था का आधार और विकास की बात एक तरफ है, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो चुनावी जीत में सोशल केमिस्ट्री की खासी अहमियत है। बिना समीकरण साधित चुनाव नहीं जीता जा सकता। गौ माता और गोधन के जरिए पीएम मोदी समाज के उस तबके को साधने की कोशिश की है जो विपक्षी समाजवादी पार्टी का आधार रहा है। पूर्वांचल में जीत में बड़ी भूमिका ओबीसी वोटर्स की रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के आधार यादव समुदाय में सेंध नहीं लगा पाई है, लेकिन गैर यादव वोटर्स में बीजेपी का आधार मजबूत रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60% गैर यादव वोट मिले थे, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग है। पिछली बार बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी का गठबंधन अब समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है। इसकी काट में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर जंग लड़ा था। एक सीट पर जीत हासिल की थी, एक सीट पर रनर अप रही थी, एक सीट पर तीसरे नंबर पर थी। 6 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वही कुल वोट 5,40,539 वोट मिले थे। पूर्वांचल के चुनावी गणित में राजभर वोटर्स की भी खासी अहमियत रही है। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, 3 पर रनर अप रहे थे और कुल वोट 6,07,911 मिले थे। बीजेपी को सामाजिक समीकरणों को साधना है। पूर्वांचल के जंग में बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट पीएम मोदी का करिश्मा है जो आज भी कायम नजर आता है। वाराणसी में मोदी के फैन की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। टी शर्ट पर मोदी की तस्वीर, हाथ में केतली, बाल्टी पर जय हिंद का नारा। बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला ये शख्स मोदी की हर रैली में इसी तरह चाय बेचता है और स्वच्छता का संदेश देता है। मोदी का करिश्मा तो है, लेकिन क्या ये करिश्मा 2022 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिला पाएगा? टी न्यूज़ नेशन। तो पूर्वांचल का सियासी गुणागणित है क्या? क्यों पूर्वांचल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है यूपी के विधानसभा चुनाव में? जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 142 सीटें अकेले पूर्वांचल से हैं। जी हाँ, देखिए जरा हम आपको आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूर्वांचल महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से पूर्वांचल में यूपी के 24 जिले हैं, 142 सीटें हैं और इन 142 सीटों का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 35% सीटें अकेले पूर्वांचल में है। वैसे तो उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है। पूर्वांचल की बात हो, अवध क्षेत्र की बात हो, रोहेलखंड की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, लेकिन 35% सीटों पर काबिज अकेले पूर्वांचल है 142 सीटों के साथ। और यही अपने आप में एक बड़ी वजह है कि जिसने पूर्वांचल पर जीत हासिल कर ली उसने उत्तर प्रदेश पर जीत हासिल कर ली। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये आप देखिए जरा। 2017 पिछला विधानसभा चुनाव जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। 142 में से 100 सीटें मिली पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को। सीट परसेंटेज यानी कुल सीटों में बीजेपी की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा पूर्वांचल में, और उसका सीधा नतीजा यूपी के विधानसभा चुनाव में दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सूबे में। 2012 समाजवादी पार्टी जीतती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 142 में से 84 सीटें पूर्वांचल में मिलती हैं, तभी जीत का रास्ता यह साफ होता है। सीट का परसेंटेज पूर्वांचल में सपा का लगभग 60% के आसपास रहा 2012 के चुनाव में। इसके पीछे अगर जाते हैं और 2007 की बात करते हैं तो यहां देखिए बीएसपी का जो सीट परसेंटेज है, सिर्फ बात पूर्वांचल की हो रही है, वो 54% था। आधे से ज्यादा सीटें पूर्वांचल की बीएसपी के खाते में गई थी। 77 सीटें मिली थी और सूबे की मुखिया, सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। मतलब साफ है, पूर्वांचल में अगर जीत है तो इसका सीधा मतलब है यूपी में जीत का रास्ता साफ। अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, यही वो सियासी समीकरण है जिसकी बदौलत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में चौधरी चरण सिंह का नाम अमर हो गया। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की रैली हुई। रैली में अखिलेश यादव तो शामिल नहीं हुए, लेकिन इस रैली के जरिए बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर दी गई। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।
अलीगढ़ में इस रैली के जरिए जयंत चौधरी उस खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बुनियाद उनके दादा चौधरी चरण सिंह ने रखी थी। कहते हैं कोई भी दल चौधरी चरण सिंह का नाम लिए बिना पश्चिमी यूपी में सियासी दांव नहीं खेल सकता। पूरा देश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। उनकी जयंती के मौके पर पोते जयंत चौधरी ने बड़ी रैली की और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी ने कहा था, मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पैदा हुए सामाजिक समीकरणों में बीजेपी पश्चिमी यूपी में हावी रही थी। 2014 से पश्चिमी यूपी का इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 15 जिलों में विधानसभा की 76 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की 76 में से 66 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 44.65% रहा था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद इलाके की तस्वीर बदल गई है। यही पश्चिमी यूपी है जो किसान आंदोलन के केंद्र में रहा है। किसानों के मुद्दे पर यहाँ केंद्र के खिलाफ आवाज मुखर होती रही है। इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल ने हाथ मिलाया। वैसे अलीगढ़ की रैली में अखिलेश यादव को भी जाना था, लेकिन पत्नी और बेटी को कोरोना होने की वजह से वो आइसोलेशन में है। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी आने वाले चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश और जयंत मिले हैं तो ये दोनों मिला के एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। यादव जाट अगर जातिवादी तौर पे लेंगे, अदरवाइज किसानों में इनकी पैठ। लिहाजा जाहिर है कि बीजेपी के लिए वेस्टर्न यूपी जो होगा वो थोड़ा टफ नट साबित होगा। वैसे 2017 के चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कंबाइंड वोट शेयर करीब 21% बैठता है। ये बीजेपी के 44% वोट शेयर से आधा है। यानी अखिलेश और जयंत की जोड़ी को पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए 20 से 25% से ज्यादा वोटों का जंप लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार ने किसानों की मांग मान ली है। ऐसे में क्या अखिलेश जयंत की जोड़ी किसानों की नाराजगी को भुना पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात यह कि क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी पश्चिमी यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण की धार को कुंद कर पाएगी? क्या जाट मुसलमानों के बीच की खाई खत्म हो चुकी है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एकजुट होकर धर्म और जाति को भूलकर वोट देते नजर आएंगे? इसके लिए इंतजार करना होगा विधानसभा चुनाव के नतीजों का। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। पीएमओ, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। ओमिक्रॉन संकट पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, किस तरीके का एजेंडा, कोरोना या ओमिक्रॉन? विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या ये बैठक सिर्फ ओमिक्रॉन पर है या ओवरऑल कोरोना पर? देखिए, जो बैठक समीक्षा बैठक बुलाई गई है वो ओवरऑल कोरोना पर ये बैठक बुलाई गई है। उसमें ओमिक्रॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस समीक्षा बैठक की अगर बात करें तो इसमें पीएमओ के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं, नीति आयोग के अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही दूसरे अधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया है कि समीक्षा, इन पूरे कोरोना की समीक्षा की जाए और ओमिक्रॉन का लगातार जो खतरा बढ़ते चला जा रहा है उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, केंद्र सरकार की तरफ से क्या उठाया जाए, राज्यों की तरफ से क्या तैयारी हो और अब तक की क्या प्रगति है, अब तक राज्य सरकारों ने क्या तैयारी की है, इन तमाम बातों की समीक्षा इसमें की जाएगी। साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो वैक्सीनेशन है उसके दायरे को बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा होगी। जी, बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ रहा है, बिल्कुल वो भी इस मंथन का मुद्दा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हर अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।